dear students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Sonia Kaushik and we are doing our chapter Organism and Population, that is chapter number 13 from class 12th, and this unit is Ecology. So last time हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस कि the organisms are present in different types of environment and different types of, you can say, biotic and abiotic factor that affects that. And in lecture number 3rd we have discussed कि what are the major abiotic factor that can affect a living organism. So if you have not watched lecture 1, 2 and 3, so watch it. I will give the link in description box so you can check it. And if you have watched lecture 1, 2 and 3, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर. लास्ट टाइम हमने देखा कि टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड लाइट, ये कुछ एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं. सो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं आज हमें ये देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ टर्म दैट इज़ होम्योस्टेसिस. व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? देखिए बेटा, अभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस. बाहर ठंडा है, गर्म है, विंटर है, समर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. और इस तरह के इंटरनल इन्वायरमेंट को, चाहे वो टेम्परेचर की फॉर्म में है, चाहे वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की फॉर्म में है, किसी भी तरीके से अगर इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट अगर रहता है तो इस तरह की प्रोसेस को हीमोस्टेसिस कहा जाता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. ऑन दैट बेसिस हम ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं जैसे कि हम लोग, ठीक है, एंडोथर्म्स, और जो नहीं कर सकते उनको हम कहेंगे एक्टोथर्म्स. एक्टोथर्म, ठीक है. तो व्हाट आर एंडोथर्म्स एंड व्हाट आर एक्टोथर्म्स? सो द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. थर्म होता है टेम्परेचर, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एंडोथर्म्स. जो नहीं कर सकते, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एक्टोथर्म. सो endotherms are also called warm blooded organisms and ectotherms are also called cold blooded या poikilotherms भी उनको कहा जाता है. what is the example of endotherms? mammals तो ही हैं, we are also mammals. mammals कौन से organism होते बेटा? mammals the organism that can feed their young one with the help of mammary glands. और इनके स्किन पे हेयर भी होते हैं. ये कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर है mammals के, ठीक है. बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड रहते हैं. दे कैन ऑल्सो मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. कोल्ड ब्लडेड जो नहीं कर सकते कि जैसे रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, फिशेस एक्सेट्रा, ये सब अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते. तो इसी तरीके से बेटा हम, जैसे हमने थर्मो रेगुलेशन की बात करी, टेम्परेचर को रेगुलेशन की बात करी, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट है ओस्मो रेगुलेशन. व्हाट इज़ ओस्मो रेगुलेशन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ, यहाँ बैलेंस लिख लेंगे आप, बैलेंस टर्म मिसिंग है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ या मेंटेनिंग आयंस एंड वाटर कंसंट्रेशन इन एनिमल्स, ठीक है, तभी ऑस्मो रेगुलेशन पॉसिबल है. सो ऑन दैट बेसिस वी कैन कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म इनटू 3 मेन कैटेगरीज. तो ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को टेम्परेचर की फॉर्म में या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की फॉर्म में रेगुलेट कर सकता है या नहीं कर सकता. तो ऑर्गेनिज्म को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया: कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर. देखो नाम से ही पता लग रहा है, रेगुलेटर्स जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं, दे विल नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल टेम्परेचर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, सो दे विल नॉट अफेक्टेड बाय इट. लाइक अगर बाहर सर्दी हो या गर्मी हो, अवर बॉडी टेम्परेचर रिमेन सेम, सो ऐसे हम रेगुलेटर, हम कैसे ऑर्गेनिज्म हैं? रेगुलेटर्स. लेकिन जो ऑर्गेनिज्म अगर बाहर के जैसे कोल्ड ब्लडेड है, सो दे कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. अगर बाहर अगर टेम्परेचर हाई है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाएगा, अगर बाहर लो है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा. इस तरह के ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कन्फर्मर्स. पार्शियल रेगुलेटर जो थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकते हैं उनको पार्शियल रेगुलेटर्स कह सकते हैं. सो जितने भी हमने अभी एग्जांपल देखे टेम्परेचर का या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने का, ये फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस है, ठीक है. फिजियोलॉजिकल यानी कि बॉडी के अंदर कैसे चीज़ों को रेगुलेट किया जा रहा है. यू कैन सी दिस ग्राफ, ठीक है. रेगुलेटर जो मेंटेन कर सकते हैं, कन्फर्मर जो नहीं कर सकते, एंड पार्शियल रेगुलेट जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पार्शियल
या सॉरी आर्टिफिशियल होम्योस्टेसिस। अभी फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रखना, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल। आर्टिफिशियल होम्योस्टेसिस क्या है, जैसे गर्मी होती है तो यू कैन यूज़ एसी, या सर्दी है तो यू कैन यूज़ हीटर्स एंड ब्लोअर्स। सो दैट इज़ एक्चुअली वी आर मेंटेनिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। गर्मी लग रही है तो आप एसी कूलर चला लेंगे, सर्दी लग रही है तो यू कैन यूज़ हीटर्स, रूम हीटर्स आप यूज़ करते हैं। तो ये सारे कैसे तरीके हैं बच्चों, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। दैट इज़ आर्टिफिशियल होम्योस्टेसिस, दैट इज़ मेंटेन बाय ह्यूमंस, ठीक है, हम उनको मेंटेन कर रहे हैं। या सर्दी है तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे और गर्मी है तो कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब क्या है, देखिए, हाँ, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट, चाहे वो टेम्परेचर है या ऑस्मो रेगुलेशन है, तो इनको रेगुलेटर्स कहा जाता है। जैसे आप मैमल्स की बात हम करें, मैमल्स की, सो दे कैन सर्वाइव इन एंटार्क्टिका, जो कि परमाफ्रॉस्ट एरिया या जहाँ पे स्नोफॉल होती है, एंड दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन सहारा डेजर्ट, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, जो कि कांस्टेंट रहता है, इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फ़ारेनहाइट में भी हम इसको देखते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज हो जाए, सो व्हाट विल हैपन, हम कहते हैं कि फ़ीवर हो गया, ठीक है। और कुछ एडेप्टेशन भी है बेटा बॉडी में टेम्परेचर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन करने की। जैसे देखिए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने समर में देखा होगा, जब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है तो वी स्टार्ट स्वेटिंग, पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ठंड में क्या होता है, शिवरिंग होना स्टार्ट, शिवरिंग यानी कि आप कांपने लगते हैं। तो सर्दियों में जब शिवरिंग होती है बेटा, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, आपकी बॉडी जब कपकपाती है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, दैट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। Similarly, if you see in summer season, what will happen? Sweating cause cooling down of your body. बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें बेटा, दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ मैकेनिज्म टू रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो हम ऐसे ही प्लांट्स को, अब कोई जीरोफाइटिक प्लांट है जो डेजर्ट में रहता है, ठीक है, जैसे पुंशिया है, कैक्टस है, तो दे डजंट रिक्वायर मच वाटर, ठीक है। तो लेकिन इफ़ वी सी पाइनस जो हिली एरियाज़ में ग्रो करता है, उसको माइक्रोराइजा एसोसिएशन चाहिए, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा मेंटेन हमें एक्सटर्नली करना पड़ता है। कन्फर्मर्स की बात करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कहें या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट नहीं कर सकते, दे आर कन्फर्मर्स। और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर कन्फर्मर्स। और एनिमल्स की भी बात करें तो 99% ऑफ एनिमल्स आर यूजुअली वी कैन से कि दे आर कन्फर्मर, जो मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि ना तो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते ना ही ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। जैसे आपने देखा होगा, वी नेवर सी स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म, छोटी बॉडी साइज जिनका होता है, जैसे श्रूज है या हमिंग बर्ड है, तो ये थर्मो रेगुलेशन करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोला थर्मो रेगुलेशन इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, क्योंकि बेटा हीट गेन हो रहा है या हीट लॉस हो रहा है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है, according to their volume, they have a large surface area. So if they have to lose the heat, they can lose their heat very fast when there is cold outside. तो यही रीज़न है बेटा कि we cannot see these type of animals in the colder areas. colder area में जैसे आपको polar bear मिलेगा तो उसका साइज़ बड़ा ही होगा, ठीक है। तो these organism have to extend much energy. तो इनको अगर अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना है तो इनको एनर्जी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। यही रीज़न है कि पोलर रीजन्स में आपको याक दिखाई देंगे या पोलर बियर दिखाई देंगे जिनकी बॉडी का साइज़ बड़ा है, ठीक है। यस, नेक्स्ट है माइग्रेट। तो बेटा आपने रेगुलेटर देखा जो मेंटेन कर सकते हैं इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को और इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, वो रेगुलेटर्स हमने किया। कन्फर्मर जो नहीं कर सकते मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है माइग्रेट। माइग्रेट क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी समर सीज़न आता है तो लोग हिली एरियाज़ की तरफ जाते हैं, शिमला, कुल्लू मनाली, इस तरह से। सो वाई दे गो टू दैट प्लेसेस कि वहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। तो प्लेन एरिया से जो लोग हैं वो दे गोज़ टू दैट। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेली फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल हैबिटेट दैट इज़ नॉट फेवरेबल दैट या नॉट मोर हॉस्पिटेबल, जो उनके लिए ज़्यादा उतना कंफर्टेबल नहीं है। जैसे
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस ही प्लेन एरिया से या गर्मी वाले इलाके से सर्दी वाले इलाके में जाते हैं। एनिमल्स में, बर्ड्स में भी आप देखें, जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स जो हैं, साइबेरियन क्रेन्स, तो ये इनको माइग्रेटरी बर्ड्स भी कहा जाता है बेटा। तो हर साल भरतपुर राजस्थान के अंदर जो कोलैंडो नेशनल पार्क है, वहाँ हर साल थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स कम देयर। तो वो जो साइबेरियन क्रेन है वो साइबेरिया से जो है इतनी लंबी उड़ान भर करके यहाँ राजस्थान में हर साल आते हैं, और जब वहाँ फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, सर्दी कम हो जाती है, तो अगेन दे गो बैक। तो इसको माइग्रेशन बोलते हैं। ये एनिमल्स भी करते हैं बेटा, और आपने देखा कि बर्ड्स भी करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, सस्पेंड काफ़ी बार आ जाता है बेटा। देखिए, हमने एनिमल्स का देखा, हमने प्लांट्स के देखा कि वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये लोअर प्लांट्स है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स है, या हम कहें एल्गी है, तो ये क्या करते बेटा? सो दे मेक थिक वॉल्ड स्पोर्स। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जब इनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? स्पोर्स बना लेते हैं, और जैसे ही फेवरेबल एनवायरमेंट फैक्टर्स इनको मिलते हैं, सो दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाइबरनेशन की। आपने देखा होगा, इफ़ यू सी लिजार्ड, अगर आप देखें घर में लिजार्ड है या फ्रॉग है, तो विंटर सीजन में आपको दिखाई नहीं देते, समर सीजन में वो आपको दिखाई देते हैं। तो विंटर में कहाँ चले जाते हैं? दे अंडरगो विंटर स्लीप। कहाँ चले जाते हैं भाई? विंटर स्लीप पे चले जाते हैं। सम ऑर्गेनिज्म इफ़ अनेबल टू माइग्रेट और अवॉइड स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम, जैसे कि पोलर बियर को अगर आप देखें तो ठीक है, बड़ा ही इनएक्टिव से रहते हैं वो जो विंटर में, दैट इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। या समर स्लीप अगर आप देखें, जो समर में इनएक्टिव रहते हैं, जैसे कि स्नेल्स एंड फिशेस। समर में पानी भी कम होता है, तो अगर आपने कभी देखा हो कि कोई पुराना कहीं पे, जैसे अगर कोई रिवर फ्लो करती है और समर के टाइम में अगर उसमें पानी कम हो और वहाँ पर पूरा मड होती है, और मड के अंदर भी फिशेस देखने को मिल जाती है। इवन कुछ लोग मड में से हाथ डाल करके वो फिशेस निकाल भी रखते हैं, इफ़ यू विजिट सम विलेज और लाइक दैट प्लेस, तो आपने देखा होगा। सो दैट इज़ एक्चुअली समर स्लीप। ठीक है, उसमें वो इनएक्टिव रहते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि वो समर की जो भी प्रॉब्लम्स है, हीट है, या अपने आप को डेसिकेशन से कि उनकी बॉडी का वाटर लॉस ना हो जाए, तो इसलिए वो इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो वो पूरा एनर्जी जो उन्होंने फेवरेबल सीजन में स्टोर किया होता है, वो उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूज़ होती है वो एनर्जी। और अगर वो एनर्जी उनकी इतनी होती है उनके पास अवेलेबल, तो वो नेक्स्ट सीज़न में दे अगेन कम बैक। ठीक है, अगर कोई लिजार्ड को आपने देखा है, छिपकली को देखा है, वो छुपी हुई है कहीं भी कोने में जा कर के, या आप फैन में या सीलिंग में कहीं पर भी छुपी हुई है, तो नेक्स्ट सीज़न में अगेन समर आएगी तो अगेन इट विल कम आउट। और कई बार आपने देखा होगा कि हमें लिजार्ड या छिपकली वहीं जो है डेड कंडीशन में मिलती है, तो वो इसलिए है कि वो जब विंटर स्लीप पे गई, तो उसके पास उतना एनर्जी उसके पास स्टोर नहीं थी उसकी बॉडी, जो उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट कर पाए, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इट कैन नॉट सर्वाइव एट दैट टाइम। और जिनके पास अच्छा एनर्जी अमाउंट होता है, तो दे कैन सर्वाइव। वन मोर कैटेगरी वी विल डिस्कस हियर, दैट इज़ डायपोज। डायपोज क्या है बेटा? दिस इज़ अ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। मतलब डेवलप ऐसा नहीं होगा कि ऑर्गेनिज्म विल डाई हेयर, ऑर्गेनिज्म मरेगा नहीं लेकिन कुछ समय के लिए वो इनएक्टिव हो जाएगा, अपनी ग्रोथ को रोक देगा। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं बेटा, तो जू प्लैंक्टॉन्स, ठीक है, जो लेक्स या पॉन्ड्स में जो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? सस्पेंडेड डेवलपमेंट स्टेज में, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, अगेन दे विल बिकम एक्टिव। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट, इस तरह की जो एडेप्टेशन आपको देखने को मिल रही है बेटा, या आप कहें कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को मेंटेन करने की, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट इज़ डायपोज। तो बेसिकली इन टूडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस द रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, जिसमें हमने होम्योस्टेसिस डिस्कस किया, एक्टोथर्म, एंडोथर्म हमने डिस्कस किया, राइट, एंड वी हैव डिस्कस्ड ओस्मो रेगुलेशन, वी हैव डिस्कस different type of categories of organism that is in response to abiotic factor, that is conformer, regulator, partial regulator. We have also discussed some new concepts like migrate and like suspend and diapose. So these are specifically important. So this is all about today. In our next lecture we will discuss various types of adaptation, and we will try to cover पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म आपस में मिलजुल के रह रहे हैं तो म्यूचुअलिज्म कहेंगे, एक पे पॉजिटिव इफेक्ट है और एक पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो उसको हम पैरासिटिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स हैं तो दोनों में नेगेटिव इफेक्ट होगा, और प्रीडेटर रिलेशनशिप है तो उसमें एक शिकारी एक शिकार है, तो उसमें भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और एक पे नेगेटिव इफेक्ट होगा।
ठीक है। और म्यूचुअलिज्म में या सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों को फ़ायदा होगा। एमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा हो रहा है और एक को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को कुछ जो है नुकसान या फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, नो बेनिफिट नो लॉस। तो इस तरह की जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. So do prepare your topic. In next video we will do the chapter in detail. Goodbye.